गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 10 ऊष्मा एवं तापमान चल रहा है। इस अध्याय का आज ये 9th लेक्चर है। इस अध्याय में पिछले 2 वीडियो क्लासेस से हम आपको निमी की जो बुक है और जो अरिहंत प्रकाशन की बुक है जो निमी पैटर्न पर ही आधारित है उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न ITI की जो परीक्षा होगी ऑनलाइन उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपको कंपटीशन के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है ऊष्मा एवं तापमान विषय का उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मैं हर एक प्रश्न को आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और प्रश्न को आप समझिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आपको 31 क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही धातु की बनी वस्तुओं की ऊष्माधारिताओं का अनुपात 2:5 है, तो इन दो वस्तुओं के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। अब अगर आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा गया है कि एक ही धातु, अब ये जो आपको जानकारी है, जैसे ही एक ही धातु की बनी 2 वस्तुओं की ऊष्माधारिताओं का अनुपात 2:5 है। ऊष्माधारिता के बारे में हमने आपको डेफिनेशन परिभाषा में बताया था कि m द्रव्यमान की वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्माधारिता बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 2 वस्तुएं हैं एक ही मटेरियल की बनी है। एक ही मटेरियल का आशय यह है कि या तो वो आयरन की बनी होंगी, या तो वो स्टील की बनी होंगी, या तो वो एल्युमिनियम की बनी होंगी। मतलब ये है कि दोनों जो वस्तुएं हैं वो एक ही धातु की बनी है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न में आपको दिया गया है कि एक ही धातु की 2 वस्तुएं हैं, उनकी ऊष्माधारिताओं का अनुपात 2:5 है, तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। अब इस प्रश्न में पहला विकल्प है 5:2 होगा, दूसरा विकल्प है 1:5 होगा, तीसरा विकल्प है 5:1 होगा और चौथा विकल्प है 2:5 होगा। तो इस प्रश्न को अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बिना हल किए भी इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले सिखाता हूं कि इस तरह के प्रश्नों को सोचना कैसे है। तो देखिए, मैंने लिखा क्या है कि चूंकि दोनों वस्तुएं एक ही धातु की बनी हैं, अतः दोनों वस्तुओं की विशिष्ट ऊष्मा बराबर होगी। तो यहाँ से निष्कर्ष हमने क्या निकाला है, जब 2 वस्तुएं भले ही उनके द्रव्यमान अलग अलग हों या बराबर हों, इस पर कोई ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि जब 2 वस्तुएं एक ही धातु की बनी है तो उनकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने मान लिया कि ऊष्माधारिता निकालने का सूत्र तो m/s होता है, मतलब द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। तो हमने ये माना कि पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 है तथा विशिष्ट ऊष्मा s है, इसलिए पहली वस्तु की ऊष्माधारिता कितनी हो जाएगी। तो पहली वस्तु की ऊष्माधारिता Q1 बराबर हमने मान लिया कि m1 × s होगी, और ये होगा ही होगा क्योंकि आपको विशिष्ट ऊष्मा निकालने का सूत्र बताया जाता है और ऊष्मा को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो पहली वस्तु की ऊष्माधारिता के लिए हमने Q1 प्रदर्शित किया है, तो Q1 बराबर हो जाएगा m1 × s। आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। अब आगे देखिएगा, इसी प्रकार जैसे हमने पहली वस्तु का माना था, इसी प्रकार दूसरी वस्तु का द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि m2 है तथा विशिष्ट ऊष्मा ऐसे ही होगी। मतलब कि जो पहली वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा थी या जो हमने माना था वही दूसरी वस्तु की भी विशिष्ट ऊष्मा होगी, क्योंकि दोनों ही वस्तुएं एक ही धातु की बनी है। तो सबसे बड़ा रिजल्ट ये आता है कि जब 2 वस्तुएं एक ही धातु की बनी होंगी तो उनकी विशिष्ट ऊष्माएं बराबर होगी। जैसे उदाहरण के लिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, तो आप 50 ग्राम पानी लीजिए और 100 ग्राम पानी लीजिए, तो 50 ग्राम पानी की भी विशिष्ट ऊष्मा एक ही होगी और 100 ग्राम पानी की भी विशिष्ट ऊष्मा एक ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही पदार्थ क्या है, पानी है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने जो वस्तु ली है उसकी विशिष्ट ऊष्मा s मान ली है, उनके द्रव्यमान m1 और m2 लिए हैं। तो पहली वस्तु की ऊष्माधारिता कितनी होगी, Q1 बराबर m1 × s होगी, और दूसरी वस्तु की ऊष्माधारिता कितनी हो जाएगी, Q2 बराबर m2 × s। अब चूंकि Q1/Q2 मतलब पहली वस्तु का ऊष्माधारिता और दूसरी वस्तु की ऊष्माधारिता का अनुपात 2:5 प्रश्न में दिया गया है, तो Q1/Q2 2/5 दिया गया है, लेकिन हमने Q1 कितना निकाला है, m1 × s निकाला है, और Q2 कितना निकाला है, m2 × s। इसका मतलब कि m1 × s बटे में m2 × s बराबर होगा 2/5 के। तो अब चूंकि s और s कॉमन है तो ये कट जाएगा, ऊपर अंश में भी s है और नीचे s में हर में भी s है, तो कट जाएगा।
तो M और M2 का अनुपात क्या निकल के आ गया आपका 2:5। तो यहाँ से आपका प्रश्न हल हो गया है। और आप देखेंगे कि दो जो वस्तुएं थीं एक ही धातु की, उनके द्रव्यमान का अनुपात क्या आ गया 2:5। और यही आपसे उत्तर में पूछा गया है कि उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, तो उनके द्रव्यमान का अनुपात क्या आ गया 2:5। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो पहले वाले प्रश्न को हमने विस्तार पूर्वक आपको चर्चा कर दी है, जो आपके ऊष्मा के बारे में कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही मदद करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि 200 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए। तो प्यारे छात्रों, आपको ये बताना चाहते हैं कि इस अध्याय में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको देखना ये है कि ऊष्मा कैसे निकालते हैं, कि ऊष्मा की मात्रा कितनी ज़रूरत होगी, ये कैसे निकालते हैं। तो ये आपको अध्याय के शुरुआत में ही आपको एक सूत्र बताया गया था कि Q बराबर होता है, Q को ऊष्मा से प्रदर्शित किया जाए, ऊष्मा के लिए ऊष्मा को Q से प्रदर्शित किया जाता है। तो Q बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा गुणे तापमान में परिवर्तन। तो यहाँ पे आपने देखा कि 200 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा रहा है। तो 200 ग्राम जल का तापमान पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, फिर बाद में 40 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। और ये कैसे हो रहा है, गर्म करने से। इसका मतलब कि आपने ऊष्मा दिया होगा, बिना ऊष्मा के तो तापमान बदलेगा नहीं। तो यही ऊष्मा पूछा जा रहा है कि कितनी ऊष्मा दिया गया है। तो बहुत ही आसानी पूर्वक इसको हम हल कर लेंगे अगर आपको Q बराबर M गुणे S गुणे डेल्टा T का सूत्र पता है, और ये पता ही होना चाहिए। तो M आपको दिया गया है। M क्या है, पानी का द्रव्यमान 200 ग्राम। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा आपको याद रखनी चाहिए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। विशिष्ट ऊष्मा आपको क्या बताता है, दर बताता है। दर ये बताता है कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, इसका मतलब कि पानी एक पदार्थ हो गया, तो पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि 200 ग्राम पानी का द्रव्यमान ले लिया, विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस ले लिया, और तापमान में परिवर्तन, चूंकि पहले तापमान 20 था और फिर 40 हो गया है, तो इसका मतलब 40 माइनस 20, तापमान में परिवर्तन कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस का। तो डेल्टा T कितना आ गया 20। इसको हल करेंगे तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाएगा, तो 200 गुणे 1 कैलोरी, तो ये कितना हो जाएगा 200 गुणे 1 गुणे 20, तो ये कितना हो जाएगा 4000 कैलोरी। 4000 कैलोरी को हम कैसे लिख सकते हैं अलग से, 4 गुणे 10 की घाते 3, क्योंकि 4000 में देखेंगे तो जीरो कितनी है 3, तो इसको हम 10 की घाते 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 4000 कैलोरी लिखिए या 4 गुणे 10 की घाते 3 कैलोरी लिखिए, दोनों ही उत्तर आपका सही है। अब हमने 4 गुणे 10 के घाते 3 कैलोरी में क्यों बदल दिया है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन दिया गया है 4 गुणे 10 के घाते 3 कैलोरी के फॉर्मेट में दिया है। तो आपने ये देखा कि जो ऊष्मा की जो आवश्यकता थी वो 4 गुणे 10 के घाते 3 कैलोरी चाहिए। अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत ही थोड़ा सा तार्किक प्रश्न है, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो साइंस में आपका जो है समझ बढ़ेगा। पूछा गया कि बर्फ़ का कितना भाग बर्फ़ ही बना रहेगा यदि -10 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ तथा 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान द्रव्यमान का मिश्रण किया जाए। प्रश्नों को एक बार फिर से बोल देता हूँ, बर्फ़ का कितना भाग बर्फ़ ही बना रहेगा यदि -10 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ तथा 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान द्रव्यमान का मिश्रण किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें आपको समान द्रव्यमान मतलब जितना ग्राम बर्फ़ लिया जाता है उतने ही ग्राम पानी उसमें मिलाया जाता है। लेकिन जो बर्फ़ लिया गया है उसका तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है, और जो पानी लिया गया है उसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात कि आपने देखा ये कि प्रश्नों को अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो दो पानी और बर्फ़ को मिलाया जा रहा है, तो पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस और बर्फ़ का -10 है, तो तापमान में अंतर है, इसका मतलब ऊष्मा का प्रवाह होगा। ऊष्मा कहाँ से कहाँ की तरफ प्रवाहित होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, मतलब अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ। तो देखिए जो आपकी ऊष्मा है, पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब पानी का तापमान ऊंचा है और बर्फ़ का तापमान कम है, तो मतलब कि पानी से ऊष्मा किसको मिलेगी, बर्फ़ को। तो जब पानी से ऊष्मा बर्फ़ को मिलेगी तो बर्फ़ क्या होगी, पिघलेगी। अब देखेंगे कि कितनी मात्रा में बर्फ़ पिघलेगी।
तो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं दिया गया, द्रव्यमान हमको अपने आप से एज्यूम करना है, मानना है। तो देखिए हमने क्या किया है कि माना m ग्राम बर्फ जिसका तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है, माना m ग्राम बर्फ जिसका तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है के साथ m ग्राम पानी, क्योंकि दोनों की मात्रा बराबर लेना है, मतलब जितना आप बर्फ ले रहे हैं उतना ही पानी लेना है। तो m ग्राम पानी जिसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है का मिश्रण किया जाता है। अब जब m ग्राम बर्फ के -10 डिग्री तापमान से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के m ग्राम बर्फ में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी। अब एक बात जान लीजिए कि आपके पास m ग्राम बर्फ है जिसका तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आप इसको ऊष्मा देंगे तो पहले क्या होगी, इसकी ऊष्मा बढ़ेगी, मतलब इसका तापमान बढ़ेगा। तो -10 डिग्री सेल्सियस कम तापमान है और 0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें जो बर्फ़ है उसके तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना होगा, तभी वो बर्फ़ पिघलेगी। अन्यथा अगर -4 डिग्री पे रहेगी, -1 डिग्री पे रहेगी तो नहीं पिघलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि m ग्राम बर्फ के -10 डिग्री तापमान से 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान में m ग्राम बर्फ को बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी वो कैसे निकलेगा, Q1 बराबर m, क्योंकि बर्फ का तापमान गुणे S का मतलब होता है विशिष्ट ऊष्मा, और I हमने लिखा है आइस के लिए, आइस मतलब बर्फ। तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे डेल्टा T मतलब तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक करना है, -10 से 0 तक पहुँचाना है। तो m बर्फ का द्रव्यमान है और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा आपको प्रश्न में दिया गया है कि 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा रख दिया हमने 0.5, और 0 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान जा रहा है और पहले तापमान कितना था -10। तो 0 -10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -10 प्लस हो जाएगा। तो 0 से 10 मतलब ये 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तापमान में जो अंतर आएगा 10 डिग्री सेल्सियस का आएगा, और ये 10.5 तो गुणा होकर के कितना हो जाएगा 5m, मतलब 5m कैलोरी। तो हमें ये पता चल गया कि m ग्राम बर्फ जो है उसका जो तापमान पहले -10 था उसको 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में बदलने के लिए 5m कैलोरी के बराबर ऊष्मा चाहिए। ठीक, अब माना m1 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की बर्फ पिघल जाती है। अब देखिए क्या हुआ कि हमने ये माना था कि m ग्राम बर्फ के साथ m ग्राम पानी मिलाया जाता है, तो m ग्राम बर्फ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था और m ग्राम पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस था। तो हमने सबसे पहले काम ये किया है कि m ग्राम बर्फ जो तापमान -10 था उसको m ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बदलने के लिए देखा है कि 5m कैलोरी की ऊष्मा की ज़रूरत है। अब मान लीजिए इतनी ऊष्मा पे आ गई। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ़ है अब वो पिघलना स्टार्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उसको ऊष्मा चाहिए, कितनी ऊष्मा चाहिए, गुप्त ऊष्मा के बराबर। तो हम मान लेते कि m1 ग्राम बर्फ पिघल जाती है। पूरा बर्फ कितना था, m ग्राम था, उसमें से मान लेते हैं कि m1 ग्राम बर्फ पिघल जाती है। तो अगर m1 ग्राम बर्फ पिघल जाती है तो उसको पिघलने के लिए गुप्त ऊष्मा कितनी लगेगी, तो 1 ग्राम बर्फ के लिए गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी लगती है। तो m1 ग्राम के लिए कितनी लग जाएगी, m1 गुणे 80। तो हमने यही लिखा है कि Q2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 गुणे L, जहाँ पे L क्या है, गुप्त ऊष्मा। तो m1 हमने मान लिया था कि m1 ग्राम बर्फ पिघल जाती है, तो इसको ऊष्मा कितनी देनी पड़ी होगी, 80, m1 गुणे 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा, 80 m1 कैलोरी। इसका मतलब कि 80 m1 कैलोरी उसको ऊष्मा देनी पड़ी होगी। अब देखिए, तथा 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर m ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा कितनी होगी, तो ये Q3 होगी। अब Q3 बराबर क्या हो जाएगा, m1 गुणे S का मतलब विशिष्ट ऊष्मा ऑफ वाटर, मतलब पानी की विशिष्ट ऊष्मा गुणे डेल्टा T। तो m ग्राम पानी था और विशिष्ट ऊष्मा पानी की कितनी होती, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और तापमान में परिवर्तन कितना हो जाएगा, पहले तापमान 60 था अब 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब 60 का परिवर्तन हो गया। तो इसका मतलब कि कितनी ऊष्मा मिली होगी, जो 60 डिग्री सेल्सियस पे पानी था, 60 m कैलोरी ऊष्मा मिली होगी। अब ऊष्मा जो संतुलन का सिद्धांत होता है, ऊष्मा संतुलन का सिद्धांत ये कहता है कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो ऊष्मा किसके द्वारा दी जा रही है, ऊष्मा किसके द्वारा ली जा रही है। तो ये हमने शुरुआत में ही स्पष्ट कर लिया था कि जिसका हाई टेम्परेचर है वह ऊष्मा देगा, जिसका लो टेम्परेचर है ऊष्मा लेगा। तो पानी जिसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है उसने ऊष्मा दिया है, और बर्फ जिसका तापमान -10 था उसने ऊष्मा लिया होगा। तो इसका मतलब दी गई ऊष्मा भी हमने निकाल लिया है कि मतलब जो 60 डिग्री सेल्सियस पे पानी था उसने कितनी ऊष्मा दिया होगा। तो हमने ये पता कर लिया कि उसने 60 m कैलोरी के बराबर ऊष्मा दिया होगा।
और कितनी ऊष्मा की ज़रूरत थी, तो हमने ये पता कर लिया है कि पहले तो 5 एम कैलोरी की ऊष्मा चाहिए होगी और 80 एमओन कैलोरी और चाहिए होगी। इसका मतलब 5 एम प्लस 80 एमओन, ये टोटल ऊष्मा चाहिए होगी और ये किसके बराबर होना चाहिए था, 60 एम के बराबर। तो यही हम करेंगे। तो हमने क्या किया है कि Q3 बराबर Q1 प्लस Q2 कर दिया है। यहाँ पे Q3 का मान क्या है, 60 एम, मतलब दी गई ऊष्मा, और ये क्या है, ली गई ऊष्मा 5 एम प्लस 80 एमओन। तो 80 एमओन बराबर कितना हो जाएगा, 55 एमओन। पक्षांतर कर दिया, 5 एम को इधर भेज दिया तो 60 में से 5 घट गया है तो 55 हो गया है। तो 80 एमओन बराबर 55 आ गया है। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो एमओन बराबर क्या आ जाएगा, 55 बटे में 80। और इसको और हल करेंगे तो ये 5 एक रही 55 और 5 16 80। तो एमओन बराबर कितना आ गया, 11 बटे 16 एम। तो एमओन जो है बराबर आ गया किसके, 11 बटे 16 एम। तो एमओन का मान अगर 11 बटे 16 एम है तो हमने बर्फ़ का कितना द्रव्यमान लिया था, एम द्रव्यमान लिया था, और हमने कितना माना है कि एमोन ग्राम बर्फ पिघल गई है। तो एमोन किसके बराबर आ रहा है, 11 बटे 16 भाग के बराबर। इसका मतलब 11 बटा 16 भाग जो बर्फ है पिघल गई। जितना भी द्रव्यमान था उसका 11 बटा 16 भाग पिघल गया है। तो अब कितना बर्फ बच गया है जो पिघला ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बर्फ के पूरे द्रव्यमान में से पिघली हुई बर्फ का द्रव्यमान घटा लेंगे। तो एमोन ग्राम बर्फ तो पिघल गई है और एमोन किसके बराबर है, 11 बटे 16 एम के। अब पूरा बर्फ का द्रव्यमान कितना था, एम। तो एम में से 11 बटा 16 घटा लेंगे तो बचेगा क्या, 5 बटा 16 एम। तो 5 बटा 16 एम जो बर्फ़ है वो बर्फ़ की बर्फ़ ही बनी रहेगी, मतलब 5 बटा 16 भाग बर्फ़ नहीं पिघलेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर 16 ग्राम द्रव्यमान था बर्फ़ का, कुल 16 ग्राम द्रव्यमान था बर्फ़ का और 16 ग्राम पानी के साथ मिलाया गया था, तो 5 ग्राम बर्फ़ की बर्फ़ ही रहेगी, मतलब वो नहीं पिघलेगी, जबकि 11 ग्राम बर्फ़ पिघल जाएगी। तो ये आपका 5 बटा 16 एम यही बताता है कि 16 हिस्से में से, मतलब 16 अगर द्रव्यमान था तो उसमें से 5 हिस्सा पिघल गया है। तो 5 बटा 16 सॉरी 11 बटा 16 हिस्सा पिघल गया है और 5 बटा 16 हिस्सा नहीं पिघला है, मतलब 5 बटा 16 भाग नहीं पिघलेगा। तो 5 बटा 16 बर्फ जो है वो बर्फ ही बनी रहेगी। तो आपका विकल्प कौन सा मैच हो रहा है, पहला विकल्प दिया गया था इसमें, ये वाला प्रश्न था। पहला विकल्प था 5 बटा 16, दूसरा विकल्प था 5 बटा 17, तीसरा विकल्प था 1 बटा 12 और चौथा विकल्प था पूरी बर्फ पिघल जाएगी। तो आपने देखा क्या है कि प्रश्न में पूछा गया जा रहा है कि कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा, तो 5 बटा 16 भाग बर्फ ही बना रहेगा, ये पिघल नहीं पा रहा है, जबकि 11 बटा 16 भाग पिघल जा रहा है। तो ये हल हो गया। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, पानी 42 मीटर ऊंचाई से ज़मीन पर गिरता है, मतलब 42 मीटर ऊंचाई पर पानी था और उसको छोड़ दिया जाता है तो ज़मीन पर गिरता है। यदि स्थितिज ऊर्जा की हानि 1/2, यदि स्थितिज ऊर्जा की हानि का 1/2 ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए तो पानी के ताप में कितनी वृद्धि होगी। तो इस प्रश्न का हल देखिए, 42 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मान लेते हैं कि 42 मीटर की जो ऊंचाई पर स्थित पानी था उसका द्रव्यमान कितना था, एम द्रव्यमान था। तो अब अगर एम द्रव्यमान पानी था 42 मीटर की ऊंचाई पे, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी रही होगी। तो ये निकालने का फार्मूला क्या होता है, एम गुणे जी गुणे एच, जहाँ पे जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण और एच क्या होता है ऊंचाई और एम क्या है द्रव्यमान। तो हमने पानी का द्रव्यमान एम माना है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं और ऊंचाई कितनी थी 42 मीटर। तो इसका गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पानी की स्थितिज ऊर्जा कितनी थी एम 42 मीटर की ऊंचाई पे। तो स्थितिज ऊर्जा कितना आ गया, एम गुणे 9.8 गुणे 42, ये किस में आएगा, जूल में, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो स्थितिज ऊर्जा कितना आ गया, एम गुणे 9.8 गुणे 42 जूल। चूँकि 1/2 ये जो पूरी ऊर्जा है इसमें से आधा स्थितिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, तो इतनी ऊर्जा का आधा कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो अर्थात आधा स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो जाएगा, एम गुणे 9.8 गुणे 42 बटे में 2। तो इतनी जो जूल ऊर्जा है वो किस में बदल जाएगी, ऊष्मा में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो जूल में दिया गया है ऊर्जा, इसको हम कैलोरी में बदलेंगे। तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। तो इतना जूल बराबर कितना हो जाएगा, तो एम गुणे 9.8 गुणे 42 बटे में 2 जूल बराबर हो जाएगा एम गुणे 9.8 बटे में 2 गुणे 4.2, 4.2 का भाग दे देंगे जूल को कैलोरी में बदलने के लिए। इतनी स्थितिज ऊर्जा, ये जो इतनी स्थितिज ऊर्जा है ये किस में बदल जा रही है, ऊष्मा में। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। तो इतने जूल ऊर्जा को हम कैलोरी में बदल लेते हैं। तो कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 का भाग दे दिया तो ये कैलोरी में आ जाएगा। अब एक बात जान लीजिए कि जब हम इसमें इसको हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एम गुणे 49, क्योंकि 4.2 का भाग देंगे 42 में तो 10 बार जाएगा और 9.8 को 98 कर देगा, 10 का गुणा हो जाएगा। तो और 2 का भाग देंगे 98 में तो 49 और 49 का गुणा एम में हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 49 एम कैलोरी ऊर्जा ऊष्मा में बदल गई। अतः ये जो 49 एम की कैलोरी की जो ऊष्मा है ये पानी का तापमान बढ़ाएगी।
तो पानी को कितनी ऊष्मा मिल रही है? 49 m कैलोरी। तो 49 m कैलोरी से कितना तापमान बढ़ेगा? तो देखिए दी गई ऊष्मा कितनी हो गई? 49 m कैलोरी, और ये पानी का तापमान कैसे बढ़ाएगी? m गुणे s गुणे डेल्टा टी। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। m का मान m ही रहने देते हैं और डेल्टा टी हमें पता करना है। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा टी बराबर कितना आ जाएगा? 49 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो हमारा उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 49 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न में जो आपको विकल्प दिए गए वो सारे विकल्प गलत दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकाला गया है ना, कि इतनी जो है स्थितिज ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस ये जो जूल में आएगा उसको कैलोरी में नहीं बदल करके जूल वाली ऊर्जा को ही ms गुणे डेल्टा टी से कर दिया गया, जो कि गलत है। तो यहाँ से आपने देखा ये कि ये प्रश्न सही है, 49 डिग्री सेल्सियस आएगा। और आप देखेंगे तो ये जो विकल्प है 0.049 डिग्री सेल्सियस, ये गलती इसी कारण आ रहा है क्योंकि ये जो जूल है ना उसको कैलोरी में नहीं बदला गया है। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको पूरा मैंने विस्तार पूर्वक हल किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।